शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और दृढ़ता पूर्वक और बहुत एक अच्छी दिशा में अपने आगामी परीक्षा की शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जहां पर नया बैच प्रारंभ हो चुके हैं और संस्था ने आप लोगों के लिए जो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय की फीस है वह 15,000 रुपये निर्धारित की है। और आपको कोई भी इंक्वायरी लेना हो तो संस्था के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम इस वक्त आप लोगों से कार्ल मार्क्स समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र पर आप लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं। समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर, जिसमें हम यूनिट 4th में हैं और इस वक्त यूनिट 4th में आपके कुल 6 थिंकर हैं: कार्ल मार्क्स, वेबर, पार्सन्स, मर्टन, मीड, दुर्खिम। तो हम कार्ल मार्क्स पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय, ऐतिहासिक भौतिकवाद, जीवन परिचय मैंने पढ़ाया। फिर कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद पर चर्चा कर लिया। फिर आपको मैंने कार्ल मार्क्स के उत्पादन की विधा पढ़ा दिया, कार्ल मार्क्स के अलगाववाद का सिद्धांत पढ़ा दिया। आज की जो टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण पर मार्क्सवादी विचार। आज हम आप लोगों से क्या चर्चा करेंगे? सामाजिक स्तरीकरण पर मार्क्सवादी विचार। अब दोस्तों, जो संस्था है वो आप लोगों के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट हुई है उसमें आप लोगों की जो समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय की फीस है वह 15,000 रुपये निर्धारित है। ठीक है, 15,000 रुपये इसकी फीस है। 1 मिनट, कितनी फीस है? 15,000 रुपये। ठीक है, तो फीस आपका कुल कितना है? 15,000 रुपये। जो भी एडमिशन लेना चाहता है वह ले सकता है। कोई भी इंक्वायरी है तो आप 8004020005 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आप लोगों को कार्ल मार्क्स से कई प्रश्न, उस पर भी मैं डिस्कशन कर लिया, उस पर भी क्लासेस में लिया। तो कार्ल मार्क्स सामाजिक स्तरीकरण पर मार्क्सवादी विचार की चर्चा आज के क्लास में होगी और खूब अच्छे तरीके से आप लोग धैर्यता से चीजें समझिएगा। सर, अब ये सोचिए कि मार्क्सवादी विचार देने से पहले पहले आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। बिना सामाजिक स्तरीकरण के आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या है। तो आइए पहला चर्चा करें हम सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा। की परिभाषा, पहला काम हम लोगों को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, जो मानव होता है, मनुष्य, वह जैविक एवं सामाजिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होता है। मनुष्य, ठीक है, ये मान लो ये मनुष्य है। तो मनुष्य जैविक एवं सामाजिक रूप से
एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, मनुष्य जैविक एवं सामाजिक रूप से क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम विभेदन कहते हैं। याद रखिए, इसे हम विभेदन का रूप देंगे। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि विभेदन क्या है, तो देखिए सिंपल तरीके से, मनुष्य जैविक बायोलॉजिकल रूप से एक दूसरे से अलग है, भिन्न है, और सामाजिक रूप से। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो उदाहरण, तो एक जो पुरुष है वह महिला से भिन्न है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, एक पुरुष महिला से भिन्न है, यह जैविक हो गया, बायोलॉजिकल, कि पुरुष महिला से भिन्न है, अलग है, बायोलॉजिकल रूप से एक दूसरे में आपको विभेदन दिखेगा। और श्वेत जो है वह अश्वेत से भिन्न है, श्वेत अश्वेत से भिन्न है। ठीक है, ये विभेदन कहलाता है। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि विभेदन क्या है, तो सिंपल तरीके से मनुष्य जैविक एवं सामाजिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है, उसे हम विभेदन की स्थिति कहेंगे। अब दोस्तों, जब इस विभेदन के आधार पर यह मूल्यांकन समाज करे, अर्थात कि इस विभेदन को आधार बना लिया गया, आधार बना, अब इसका मूल्यांकन कौन कर रहा है, समाज मूल्यांकन करे। समाज मूल्यांकन करे कि कौन श्रेष्ठ है और कौन हीन, कौन श्रेष्ठ है, ठीक है, और कौन हीन। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सामाजिक असमानता कहेंगे। असमानता कहेंगे। समझते चलिए, एक शब्द ये क्लियर हुआ विभेदन, एक ये सामाजिक असमानता। सिंपल, कि जब मनुष्य जैविक एवं सामाजिक रूप से एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, होता है, तो उसे हम विभेदन कहेंगे। जैसे पुरुष महिला से भिन्न है और श्वेत अश्वेत से भिन्न है। लेकिन जब हम इस विभेदन को क्या बना लिए, आधार बना लिए, और उस आधार पर कौन मूल्यांकन कर रहा है, समाज मूल्यांकन करे कि कौन श्रेष्ठ है एवं कौन हीन है, तब हम इसे क्या कहेंगे, सामाजिक असमानता कहेंगे। एग्जाम्पल, यदि कहा जाए कि पुरुष महिला की तुलना में श्रेष्ठ है, अब एग्जाम्पल में यहां क्या कह दिया जाए, उदाहरण में यहां पर कह दिया जाए, इस सामाजिक असमानता का उदाहरण हम दे रहे हैं। ठीक है, अब उदाहरण में कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, कि पुरुष जो है वह महिला के तुलना में क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, पुरुष महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ है। ठीक है, अब ये कौन मूल्यांकन कर रहा है, ये समाज आपका मूल्यांकन कर रहा है। और ये कहा जाए कि श्वेत अश्वेत की तुलना में श्रेष्ठ है, श्वेत अश्वेत की तुलना में श्रेष्ठ है।
समझिए यहां पर अभी तक ये आपने देखा कि मनुष्य जैविक एवं सामाजिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है, वो विभेदन है, यहां पर समस्या नहीं थी। जैसे पुरुष महिला से भिन्न है बायोलॉजिकल, और श्वेत अश्वेत से भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस विभेदन को आधार बना लिया गया और समाज अब मूल्यांकन कर रहा है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन हीन है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक असमानता कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कि पुरुष महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारे जो ग्रामर और मैथ की किताब में, अब ग्रामर की किताब में हमेशा महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित किया गया और पुरुष को बाहरी कार्यों। अर्थात कि राम जो है धनुष बाण चलाता है, सीता चाय बनाती है, गीता चाय बनाती है, और राम जो है क्रिकेट खेलता है, राम जो है बंदूक चलाता है। ग्रामर की किताबों में अक्सर पढ़ते होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे बुद्धिजीवी वर्ग क्या कर दिए? पुरुष जो है महिला की तुलना में श्रेष्ठ है। आप लोग कभी मैथ का किताब पढ़ते होंगे क्लास 10th में, जैसे यूपी बोर्ड में मनोहरे की किताब, राजीव प्रकाशन की किताब आप लोग पढ़े होंगे। अब उसमें लिख दिया गया कि मतलब कि लिख दिया गया कि राम एक कार्य को 30 घंटे में करता है, उसी कार्य को सीता जो है वह 35 घंटे में। तो 5 घंटे की जो एक दूरी दिखाई गई वह इसलिए दिखाई गई क्योंकि पुरुष जो है महिला की तुलना में श्रेष्ठ है। राइट? क्यों? यह समाज मूल्यांकन किया है कि कौन श्रेष्ठ है कौन हीन है। राइट? समझिए। अब जैसे श्वेत अश्वेत की तुलना में श्रेष्ठ है। अब जैसे आप देखिए फेयर लवली लगाइए, 2 मिनट में आप काले कौवे से सारस बन जाइए, है ना? आपके विज्ञापन। तो कहीं ना कहीं वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि काले व्यक्ति जो होते हैं वो हीन होते हैं और गोरे व्यक्ति का समाज में बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा होता है। राइट? अब हम जैसे काले लोगों की क्या इज्जत है। अब हम लोग फेयर लवली लगाएंगे तो पता चला कि दूसरे दिन चेहरे भी जलने लगे। पता चला काला कौवा से सारस बनने की कोशिश कर रहे थे, काला कौवा से बदसूरत कौवा भी बन गए, काला कौवा भी न रह पाए। तो श्वेत अश्वेत की तुलना में श्रेष्ठ है, यह आपका समाज मूल्यांकन किया है। अर्थात कि यह जो सामाजिक असमानता जो आपने देखा, इसका मूल्यांकन कौन कर रहा है? समाज करता है। और सामाजिक असमानता शब्द का प्रयोग, यह एक असमानता किसने जन्म दिया? इस असमानता को आपके समाज ने जन्म दिया। अन्यथा क्या कोई ऐसी वैश्विक आधार है या कोई ऐसी वैश्विक मानक मापक यंत्र है जिसके अनुसार हम कह दें कि पुरुष महिला की तुलना में श्रेष्ठ है एवं श्वेत अश्वेत की तुलना में श्रेष्ठ है? ऐसा कोई वैश्विक मानक मापक यंत्र नहीं है कि हम यह दर्शा दे कि पुरुष जो है वह ज्यादा श्रेष्ठ है महिला हीन है, या श्वेत ज्यादा श्रेष्ठ है अश्वेत हीन है। कोई ऐसा मापक यंत्र आपके पास है या कोई ऐसा मानक है कि जिससे आप तय कर सके? नहीं, बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। यह मूल्यांकन कौन किया है? यह मूल्यांकन आपका समाज ने किया है और इस कारण इसे हम सामाजिक असमानता का रूप देते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो वह कमेंट करे, है ना? अब आते हैं आगे। अब इस सामाजिक असमानता को आपने समझ लिया। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या समझा? अभी तक आप लोगों ने विभेदन समझा, दूसरा आपने क्या समझा? सामाजिक असमानता। ठीक है, ये आपने दो चीजें जान गए। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करना। अब आप जब अब इसी असमानता के आधार पर, अर्थात कि आधार क्या है? ये है। अब इसी सामाजिक असमानता के आधार पर, ठीक है, इसी सामाजिक असमानता जो आपने देखा जिसमें समाज ने मूल्यांकन किया कि कौन श्रेष्ठ है कौन हीन है, अब इसी असमानता के आधार पर व्यक्ति विशेष को श्रेणीबद्ध तरीके से सुसज्जित किया जाए। व्यक्ति विशेष को व्यक्ति विशेष को
श्रेणीबद्ध तरीके से सुसज्जित किया जाए। हमने अब किसको आधार माना? इस असमानता को आधार माना। अभी विभेदन के को आधार बनाकर हमने सामाजिक असमानता को देखा। अब सामाजिक असमानता को आधार पर जब हम व्यक्ति विशेष को क्या कर रहे हैं? श्रेणीबद्ध तरीके से सुसज्जित कर रहे हैं, तो इसे हम श्रेणी क्रम अथवा अधिक्रम कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम अथवा अधिक्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम अथवा अधिक्रम, ठीक है। तब हम इसे क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम अथवा अधिक्रम। और इसी सामाजिक असमानता के आधार पर जब समाज को विभिन्न समूहों में हम क्या कर दे? वर्गीकृत कर दे, ठीक है। अब हम क्या करें? इसी सामाजिक असमानता के आधार पर, इसी सामाजिक असमानता के आधार पर जब समाज को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दे, जब समाज को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करते, ठीक है। इसी सामाजिक असमानता के आधार पर हमने क्या काम किया? जब समाज को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दे और उन समूहों को श्रेणीबद्ध तरीके से सुसज्जित कर दे और उन समूहों को और उन समूहों को श्रेणीबद्ध तरीके से सुसज्जित कर दें, तब हम इसे क्या कहेंगे? तब हम इसे सामाजिक स्तरीकरण कहेंगे, ठीक है। ठीक है, मनुष्य जैविक एवं सामाजिक रूप से एक दूसरे से भिन्न है, इसे हम क्या कहेंगे? विभेदन कहेंगे। जैसे आपके पुरुष महिला से भिन्न है, श्वेत अश्वेत से। अब इस विभेदन के आधार पर समाज आपका मूल्यांकन कर लिया, कौन श्रेष्ठ है कौन हीन है, तब हम इसे क्या कहेंगे? सामाजिक असमानता कहेंगे। जैसे पुरुष महिला की तुलना में श्रेष्ठ है और श्वेत अश्वेत की तुलना में। अब आपका यह समाज मूल्यांकन किया, यह समाज निर्धारित किया, अन्यथा ऐसा कोई वैश्विक मानक आधार नहीं है जो यह सिद्ध कर दे कि पुरुष महिला की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ है और श्वेत अश्वेत की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ है। जब हम इसी असमानता को आधार बनाया, आधार पर व्यक्ति विशेष को क्या कर रहे हैं? श्रेणीबद्ध तरीके से सुसज्जित कर रहे हैं, एक दूसरे को उसको अधिक्रम दे रहे हैं, तो उसे हम श्रेणी क्रम अथवा अधिक्रम कहेंगे। और इसी सामाजिक असमानता के आधार पर जब हम समाज को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर उसको श्रेणीबद्ध तरीके से क्या कर रहे हैं? सुसज्जित कर रहे हैं उन समूहों को, तब हम इसे क्या कहेंगे? सामाजिक स्तरीकरण कहेंगे। अगर इसको अन्य शब्दों में कहा जाए तो समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित कर, अर्थात कि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो समाज को हमने क्या काम किया? विभिन्न समूहों में डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया, और उन समूहों को श्रेणी क्रम, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था कहलाती है, राइट। अगर उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल में देखें तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अब देखिए,
इसी सामाजिक असमानता को आधार बनाए और समाज को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर दिया। समाज को हमने क्या काम किया? एक निम्न वर्ग, एक मध्यम वर्ग, जिसके पास कम आय है वो निम्न, जिसके पास निम्न और उच्च के बीच में मध्यम, और जिसके पास सबसे ज्यादा है वो उच्च। और उन समूहों को श्रेणीबद्ध तरीके से उसको हम श्रेणी बना दिए। उच्च वर्ग प्रथम स्थान पर, मध्यम वर्ग द्वितीय, निम्न वर्ग वाला सबसे निचले स्थान पर। तो ये क्या कहा? कहलाया सामाजिक स्तरीकरण कहा। ठीक है। वर्तमान में प्रत्येक समाज किसी न किसी प्रारूप में स्तरीकृत है। अगर वर्तमान दृश्य में देखें तो कोई भी समाज आप देखें वह कोई न कोई रूप में स्तरीकृत दिखेगा ही दिखेगा। स्तरीकरण का आधार संपत्ति हो सकती है। स्तरीकरण का आधार आपकी संपत्ति हो सकती है। जिसके पास संपत्ति ज्यादा वो उच्च, जिसके पास कम वो निम्न, जिसके पास एक मीडियम में है वो मध्यम। अब ये स्तरीकरण का आधार आपका प्रतिष्ठा हो सकता है। जिसके पास मान सम्मान प्रतिष्ठा ज्यादा है, जैसे आपका ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग। अब ब्राह्मण को चिरकाल से ही प्रतिष्ठा ज्यादा दिया गया तो आज वो उच्च में दिखाई देते हैं। अब उस ब्राह्मण वर्ग में आप देखेंगे निम्न वर्ग का भी ब्राह्मण है, लेकिन वह क्षत्रिय से ऊंचा है ना। तो ये प्रतिष्ठा, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि वर्तमान में प्रत्येक समाज किसी न किसी प्रारूप में स्तरीकृत है। स्तरीकरण का जो आधार है वह आपका संपत्ति हो सकती है। स्तरीकरण का आधार प्रतिष्ठा भी हो सकती है और स्तरीकरण का आधार शक्ति भी हो सकती है। अब आज के समय में एक निचले व्यक्ति है, निचला व्यक्ति है, उसके पास शक्ति आ जाए तो वो उच्च में आ जाएगा, और एक उच्च व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है तो वह निचले में आ जाएगा। तो शक्ति भी हो सकती है। यही कारण है कि स्तरीकरण समाजशास्त्र के विषय वस्तु का प्रमुख हिस्सा है। और इसी कारण हम कार्ल मार्क्स के जो स्तरीकरण का सिद्धांत है, सामाजिक स्तरीकरण का, हम उसको कार्ल मार्क्स के अंतर्गत पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट करे। पूरा यह प्रारूप सिस्टम सबको समझ में आ गया? कहीं पर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। किसी को कोई भी दिक्कत हो वो पूछ ले। ठीक है। तो आते हैं स्तरीकरण पर। मार्क्सवादी विचार को अब हम लोग जानते हैं। ठीक है। ठीक है। आइए सामाजिक स्तरीकरण पर मार्क्सवादी विचार को हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने स्तरीकरण की जो व्यवस्था है उसको मात्र किस नजर से देखा? आर्थिक दृष्टि से देखा। ठीक है। मार्क्स ने, जो आपके कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने स्तरीकरण की व्यवस्था को किस नजर से देखा? स्तरीकरण की व्यवस्था को आर्थिक दृष्टि से देखा। ठीक है। किससे देखा? आर्थिक दृष्टि से देखा। ठीक है। हम लोग किसको समझ रहे हैं? सामाजिक स्तरीकरण पर मार्क्सवादी विचार। तो जो आपके कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने स्तरीकरण की व्यवस्था को मात्र ये शब्द जरूर याद रखना, ठीक है, मात्र आर्थिक दृष्टि से देखा। ठीक है। इसी कारण इनकी आलोचना भी होती है। मात्र आर्थिक दृष्टि से देखा। ठीक है। तो जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने मात्र आर्थिक दृष्टि से स्तरीकरण की व्यवस्था को देखा और स्तरीकरण के जो भी अन्य सभी आधार थे उनका खंडन किया। अन्य सभी आधारों का उन्होंने जोर शोर से खंडन किया और मार्क्स ने यह प्रतिपादित किया कि समाज में स्तरीकरण मात्र आर्थिक असमानता के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात कि
मात्र आर्थिक दृष्टि से उन्होंने स्तरीकरण की व्यवस्था को कार्ल मार्क्स ने देखा और अन्य सभी आधार को खंडित कर दिया कि अन्य कोई आधार ही नहीं है जो समाज में स्तरीकरण व्याप्त है। अन्य सभी आधार का खंडन कर दिया और आर्थिक दृष्टि से देखा। और मार्क्स ने यह प्रतिपादित किया, यह बताया कि समाज में स्तरीकरण मात्र आर्थिक असमानता के कारण उत्पन्न हुई है। अर्थात कि समाज में स्तरीकरण मात्र आर्थिक असमानता के कारण, समाज में स्तरीकरण मात्र आर्थिक असमानता के कारण उत्पन्न हुई है। राइट, मात्र। अब समाज में संपत्ति का असमान वितरण वह वर्ग विभाजन को जन्म देगा ही देगा। समाज में अगर संपत्ति का असमान वितरण होगा तो समाज में संपत्ति का असमान वितरण वर्ग विभाजन के जन्म दिया। वर्ग विभाजन जन्म होता दिखाई देता है। जन्म लेगा कि नहीं लेगा? अब असमान वितरण होगा आर्थिक अर्थ का, जो संपत्ति है उसका जब असमान वितरण होगा तो किसी के पास ज्यादा संपत्ति वो ज्यादा और जिसके पास कम वो निम्न, तो वह वर्ग विभाजन जन्म दे दिया। एक वर्ग उच्च हो गया, एक वर्ग बिल्कुल निम्न हो गया। तो यह स्तरीकरण का एकमात्र प्रारूप है, जो स्तरीकरण का एकमात्र प्रारूप है। स्तरीकरण का एकमात्र प्रारूप है, अर्थात कि संपत्ति का असमान वितरण यह स्तरीकरण का एकमात्र प्रारूप है। सिंपल तरीके से हम लोग क्या किया जाने, कार्ल मार्क्स ने स्तरीकरण की व्यवस्था को मात्र आर्थिक दृष्टि से देखा और उन्होंने स्तरीकरण के अन्य सभी प्रारूप को खंडित कर दिया और प्रतिपादित किया कि समाज में स्तरीकरण मात्र आर्थिक संपत्ति का असमान वितरण, कार्ल मार्क्स ने स्तरीकरण को मात्र आर्थिक असमानता के कारण उत्पन्न हुई। ठीक है, फिर से समझिए, कार्ल मार्क्स ने स्तरीकरण की व्यवस्था को मात्र किससे देखा? आर्थिक दृष्टि से देखा और उन्होंने अन्य सभी प्रारूपों को खंडित किया कि और अन्य आधार नहीं है स्तरीकरण के, सिर्फ एकमात्र आर्थिक दृष्टि है। और उन्होंने प्रतिपादित किया, कहा कि समाज में स्तरीकरण मात्र आर्थिक असमानता के कारण उत्पन्न हुई है। तो समाज में संपत्ति का असमान वितरण वर्ग विभाजन को जन्म दिया। किसी के पास ज्यादा संपत्ति आ गई, किसी के पास कम, कोई उच्च में हो गया, कोई निम्न में। तो यह संपत्ति का असमान वितरण वर्ग विभाजन को जन्म दे दिया और ये जो संपत्ति का असमान वितरण जो है वह स्तरीकरण का एकमात्र प्रारूप है। अब कार्ल मार्क्स चाहते थे कि हम वर्ग को परिभाषित करें, तो इस वर्ग को परिभाषित करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्ग एक सामाजिक समूह है। वर्ग क्या है? एक सामाजिक समूह है। वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्य उत्पादन के साधनों के साथ समान संबंध रखते हैं। वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्य उत्पादन के साधनों के साथ, जिसके सदस्य उत्पादन के साधनों के साथ
समान संबंध रखते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को परिभाषित करते हुए कहा कि वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्य उत्पादन के साधनों के साथ क्या रख रहे हैं, समान संबंध रख रहे हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक आय लगभग समान रहती है। जिसके कारण उनके आर्थिक आय लगभग समान रहती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग को परिभाषित कर रहे हैं, कहें कि यह एक सामाजिक समूह है और जिसके सदस्य उत्पादन के साधनों के साथ समान संबंध रखे हैं। अब समान संबंध है तो उसके कारण आर्थिक आय लगभग सभी का समान रहेगी। अगर अन्य शब्दों में कहें कि समाज के वे सदस्य जो आर्थिक रूप से समान होते हैं, अगर हम इसको अन्य शब्दों में कहें तो यह हम कह सकते हैं कि समाज के वे सदस्य जो आर्थिक रूप से क्या है, समान होते हैं, वो एक वर्ग के हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक वर्ग के हिस्सा कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे। अर्थात कि वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्य उत्पादन के साधनों के साथ क्या रखे हैं, समान संबंध रखे हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक आय लगभग क्या है, इक्वल है, समान है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो समाज के वे सदस्य जो आर्थिक रूप से क्या है, समान होते हैं, वो एक वर्ग के हिस्सा कहलाएंगे। अगर उच्च वर्ग के लोग हैं तो उनकी आर्थिक आय एक समान है तो वह एक वर्ग के हिस्सा कहे जाएंगे। सभी को समझ में आया? तो अतः एक पूंजीवादी समाज में जिन सदस्यों के पास औद्योगिक इकाइयों पर स्वामित्व होता है, समझिए, अतः एक पूंजीवादी समाज में, समाज कैसा, पूंजीवादी समाज, उसमें जिन सदस्यों के पास किस पर, औद्योगिक इकाइयों पर स्वामित्व होता है, वो एक वर्ग के हिस्सा कहे जाएंगे और जिन्हें हम क्या कहेंगे, पूंजीपति वर्ग। कहेंगे कि नहीं करेंगे? ये अतः एक पूंजीवादी समाज में जिन सदस्यों के पास औद्योगिक इकाइयों पर क्या है, स्वामित्व है, वे एक वर्ग के हिस्सा हो गए, वो एक वर्ग के हिस्सा कहलाए और उन्हें हम पूंजीपति वर्ग कहें। और कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग के लिए बुर्जुआवाजी शब्द का इस्तेमाल किया। कार्ल मार्क्स ने इस पूंजीपति वर्ग के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ लेता है, बुर्जुआवाजी शब्द इस्तेमाल किया, बुर्जुआवाजी। वन मिनट, बुर्जुआवाजी किसके लिए, इस पूंजीपति वर्ग के लिए। कैसा शब्द, बुर्जुआवाजी शब्द का इस्तेमाल किया। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि जब कार्ल मार्क्स वर्ग को परिभाषित करना चाहते थे तो वर्ग को परिभाषित करना शुरू किए, बोले कि वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्य उत्पादन के साधनों के साथ क्या कर रहे हैं, समान संबंध रखे हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक आय लगभग एक समान है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो समाज के वे सदस्य जो कि आर्थिक रूप से समान है वह एक ही वर्ग के हिस्से कहे जा सकते हैं। अगर निम्न वर्ग का आर्थिक आय, अब अभी निम्न वर्ग का देखिए, आर्थिक रूप से आय समान होगी, वो निम्न वर्ग के हिस्सा कहलाएंगे। मध्यम वर्ग का मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग का उच्च वर्ग। अतः अब हम आते हैं किसमें, पूंजीपति वर्ग में। ठीक है, तो अतः एक पूंजीवादी समाज में जिन सदस्यों के पास औद्योगिक इकाइयों पर क्या है,
स्वामित्व है, तो वह एक वर्ग के हिस्से कहलाए। तो जिसको हमने क्या नाम दे दिया? पूंजीपति वर्ग। अब पूंजीपति वर्ग जितने औद्योगिक इकाई हैं जिन पर जिनके स्वामित्व है वो एक वर्ग में आ गए, पूंजीपति वर्ग में, जो लाभ के उद्देश्य से अपना कार्य करते हैं। लाभ उन्मुख इनका कार्य करना है और यह उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखते हैं, राइट। और कार्ल मार्क्स ने क्या काम किया? पूंजीपति वर्ग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, बुर्जुआवाजी शब्द। अब ये जो बुर्जुआवाजी लोग हैं, यह हमेशा धन बटोरने व संपत्ति सुरक्षित करने में लगे रहते हैं। ये जो बुर्जुआवाजी है, यह संपत्ति को अधिक से अधिक अर्जित करने का प्रयास रहता है, क्योंकि लाभ उन्मुख कार्य करता है। कोई भी पूंजीपति अगर वह निवेश कर रहा है तो उसका प्रथम उद्देश्य है लाभ। वह इन्वेस्ट लाभ उन्मुख करेगा, वह इन्वेस्ट कभी भी उस स्थिति में नहीं करेगा जहां उसको लग रहा है कि घाटा है। अगर वह कल्याणकारी कार्य है तब भी नहीं करेगा वह इन्वेस्ट, उसको कल्याणकारी कार्य भी करना भी होगा तो वह अपना फायदा देखेगा। तो यह कार्ल मार्क्स जो थे पूंजीपति वर्ग के लिए बुर्जुआवाजी शब्द का इस्तेमाल किया, और मार्क्स ने बुर्जुआवाजी के लिए क्या, पूंजीपति वर्ग के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? बुर्जुआवाजी। और बुर्जुआ के लोग हैं वो हमेशा धन बटोरने व संपत्ति को सुरक्षित करने में लगे रहे, और उनका मुख्य ध्येय है समाज में अपना उच्च स्थान, समाज में अपना उच्च स्थान और अपना आर्थिक नियंत्रण बनाए रखे, तभी तो भाई पूंजीपति वर्ग कहलाएंगे। तो यह कारखानों और आर्थिक कार्यों के अन्य साधनों पर कब्जा बनाए रखते हैं। कौन? बुर्जुआवाजी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार अब ये एक क्लियर हो गया, ठीक है। जो वर्ग में अब ये, जैसे मैंने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा क्या? कार्ल मार्क्स ने कहा कि उत्पादन के साधनों पर समान संबंध, मतलब कि वर्ग एक सामाजिक समूह है, उत्पादन के साधनों पर समान संबंध रखते हैं, जिसके कारण उनकी आर्थिक आय लगभग समान रहती है। अब इनकी आर्थिक आय लगभग क्या रहेगी? पूंजीपति वर्गों की लगभग समान, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत? क्योंकि इनके सदस्य उत्पादन के साधनों के साथ अपना समान संबंध रखे हुए, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत? ये पूंजीपति वर्ग क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार समाज के वह सदस्य जो कि मात्र अपने श्रम शक्ति पर स्वामित्व रखता है, किस पर? सिर्फ श्रम शक्ति पर, और वह अपने श्रम को, और वह अपने जो श्रम शक्ति है उसको औद्योगिक इकाइयों में बेचकर अपनी आजीविका सुनिश्चित करता है, वह आपका कौन सा वर्ग कहलाएगा? श्रमिक वर्ग कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? श्रमिक वर्ग कहलाएगा। अर्थात कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि इसी प्रकार समाज के वे सदस्य जो कि मात्र किस पर? अपने श्रम शक्ति पर क्या रखे हैं? स्वामित्व रखे हैं। अर्थात कि उनका स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर नहीं है, अपने सिर्फ श्रम शक्ति पर है। अर्थात कि जैसे मैं हूं और मुझे सिर्फ अपने श्रम शक्ति पर स्वामित्व है कि मेरे पास जितना ताकत है मैं उतना फरुआ चला सकता हूं, उतना मैं कार्य कर सकता हूं, बाकी मेरा कोई नियंत्रण नहीं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि इसी प्रकार समाज के वे सदस्य जो कि मात्र अपने श्रम शक्ति पर स्वामित्व रखते हैं और अपने श्रम शक्ति को किसको? इन औद्योगिक इकाइयों में बेच देते हैं और बेचकर अपनी आजीविका सुनिश्चित करते हैं, ये कौन से वर्ग कहलाए? श्रमिक वर्ग कहलाए। और मार्क्स ने इनके लिए प्रोलितारियत शब्द का इस्तेमाल किया। कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया? प्रोलितारियत। प्रोलितारियत शब्द का इस्तेमाल किया, शब्द का प्रयोग किया। अर्थात कि प्रोलितारियत का मतलब सर्वहारा वर्ग,
सर्वहारा वर्ग, या हम इसे मजदूर वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कमेंट। ठीक है, एक पूंजीपति, एक श्रमिक वर्ग। कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति वर्ग के लिए बुर्जुआवाजी शब्द का इस्तेमाल किया, और ये बुर्जुआ बहुत शक्तिशाली होते हैं, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखते हैं। और श्रमिक वर्ग के लिए उन्होंने प्रोलितारियत शब्द का प्रयोग किया, अर्थात कि सर्वहारा वर्ग, है ना, मजदूर वर्ग। अब दोस्तों, ये जो प्रोलितारियत है, सर्वहारा या मजदूर वर्ग है, ये अपने जीवन चलाने के लिए मजबूरन इन कारखानों में काम करते हैं। मजबूरन ये इन औद्योगिक इकाइयों पर अपने श्रम को बेचते हैं, ताकि हमारी और हमारे परिवार के आजीविका सुनिश्चित हो सके, कम से कम हम 2 वक्त की रोटी खा सके। आमदनी करने का कोई अन्य जरिया इनके पास होता ही नहीं है, सिर्फ ये मजबूरन अपने जीवन को चलाने के लिए कारखानों पर कार्य करते हैं। इस तरह बुर्जुआवाजी प्रोलितारियत के श्रम का लाभ उठाता है। ये जो बुर्जुआवाजी है, यह प्रोलितारियत के श्रम का क्या उठा रहा है? लाभ उठा रहा है। कौन? ये बुर्जुआवाजी। किसके श्रम का? प्रोलितारियत के श्रम का, क्योंकि उसका स्वामित्व तो सिर्फ अपने श्रम शक्ति पर है और उसको अपनी आजीविका चला। इस कारण श्रम शक्ति को औद्योगिक इकाइयों में बेचकर वह अपनी आजीविका सुनिश्चित करता है, क्योंकि उसके पास आमदनी का कोई स्रोत है ही नहीं। किसके पास? ये प्रोलितारियत अर्थात की सर्वहारा वर्ग, अर्थात की मजदूर वर्ग। इस तरह से बुर्जुआवाजी प्रोलितारियत के श्रम का लाभ उठाता है, अर्थात कि पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का लाभ उठाता है, क्योंकि इसका अर्थात कि सर्वहारा वर्ग का सिर्फ अपने श्रम शक्ति पर स्वामित्व है और उसको पता है कि इसके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन मौजूद नहीं है। इस कारण यह बुर्जुआवाजी अर्थात कि पूंजीपति वर्ग प्रोलितारियत अर्थात कि सर्वहारा वर्ग अर्थात कि मजदूर वर्ग के श्रम का लाभ उठाता है और प्रोलितारियत को कठिनाई और गरीबी में जीवन बसर करना पड़ता है। अर्थात कि इस प्रोलितारियत को, सर्वहारा वर्ग को हमेशा कठिनाई भरी जीवन होता है, हमेशा इसे गरीबी में जीवन बसर करना पड़ता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व पूंजीपति वर्ग ने रखा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? कमेंट करिए। ठीक है, थोड़ा लाइट चली गई थी, इस कारण थोड़ी सी तारतम्यता बिगड़ी होगी, अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा लाइट जाने के कारण। ठीक है, चलिए अब आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं, मार्क्स के अनुसार संपत्ति का प्रभाव संचयी अर्थात की प्रपाती होता है। अर्थात की संचयी मतलब, संचयी का तात्पर्य कि जिसके पास संपत्ति अधिक हो गई वह शक्तिशाली हो गया, जिसके पास संपत्ति नहीं वह कमजोर हो गया। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं संपत्ति का प्रभाव संचयी होता है, प्रपाती होता है। मार्क्स के अनुसार संपत्ति का प्रभाव संचयी या प्रपाती होता है। यह मार्क्स का कहना है कि संपत्ति का प्रभाव कैसा होता है? संचयी अर्थात की प्रपाती होता है। जिनके पास संपत्ति है, शक्ति एवं सम्मान उनके पास स्वतः चली जाती है। मान लो कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, ठीक है, 1 मिनट। मान लो कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, तो मेरे पास न शक्ति है
और न ही मेरी समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा है। लेकिन जैसे ही मेरे पास क्या आ गई, संपत्ति आ गई, शक्ति और सम्मान दोनों ही मेरे पास स्वतः चली आई, अपने आप चली आई। तो संपत्ति का प्रभाव कैसा है? संचयी एवं या कहे हम प्रपाती होता है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। तो अर्थात जिनके पास संपत्ति है, अर्थात जिनके पास क्या है? संपत्ति है, शक्ति और सम्मान स्वतः चली आती है। आप खुद अपने आसपास पड़ोस में देखिए, आसपास पड़ोस में देखिए कि मान लो कि एक घर ये है, ये भावना का घर है, ठीक है। मान लो कि ये एक घर है, ये भावना का घर है। ये एक घर जो है यह पिंकी का घर है। ये एक घर जो है ये मान लो कि अनुज का है। ये घर मान लो कि किसका है? ये भावना का हो गया, ये पिंकी का हो गया। ये किसका घर हो गया? अनुज का हो गया। ये घर लकी का हो गया, ठीक है। ये घर विश्वास का हो गया, ठीक है। ये सब घर है। अब मान लो कि भावना के पास संपत्ति आ गई, ठीक है। अब इनके पास शक्ति और सम्मान स्वतः अपने आप चली आई। मान लो कि पिंकी के पास संपत्ति थोड़ा मध्यम टाइप का है, तो शक्ति एवं सम्मान इनका थोड़ा मध्यम टाइप का रहेगा। अब मान लो कि ये जो विश्वास है इनके पास संपत्ति नहीं है, तो शक्ति एवं सम्मान में ये पीछे हो गए। ऐसे ही लकी के पास मान लो आ गई, तो शक्ति सम्मान आ गया, अनुज, ऐसे सब लोग। विश्वास के पास एक दिन आ गई तो वो भी शक्ति एवं सम्मान प्राप्त कर लिए। तो मार्क्स का कहना है कि संपत्ति का प्रभाव कैसा है? संचयी प्रपाती होता है। जिनके पास संपत्ति है, शक्ति और सम्मान उनके पास स्वतः चली आती है। उनके अनुसार प्रत्येक स्तरीकृत समाज दो प्रमुख वर्गों में विभाजित है। कार्ल मार्क्स कहते हैं आगे कि प्रत्येक स्तरीकृत समाज, प्रत्येक स्तरीकृत समाज दो प्रमुख वर्गों में विभाजित है, ठीक है। एक वर्ग आपका शासक वर्ग और एक वर्ग शोषित वर्ग, जिसका शोषण होता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि प्रत्येक स्तरीकृत समाज दो प्रमुख वर्गों में विभाजित होता है। एक वर्ग शासक वर्ग और एक वर्ग शोषित वर्ग, जिसका शोषण होता है। शासक वर्ग के प्राधिकार का मुख्य आधार क्या होता है? यह है कि वे उत्पादन के साधनों पर क्या रखता है? स्वामित्व रखता है। मान लो कि ये नीलम है, ये एक शासक वर्ग है, ठीक है। ये शासक वर्ग है, ठीक है। अब नीलम के प्राधिकार का मुख्य आधार क्या है? तो उसके प्राधिकार का मुख्य आधार यह है कि वे उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखते हैं। तो ये जो शासक वर्ग है, ये शासक वर्ग के प्राधिकार का मुख्य आधार यह है कि यह जो भी उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, सब चीजों में क्या रखे हैं? अपना स्वामित्व रखे हैं, क्योंकि इनके पास संसाधन होते हैं। अब इनके पास संसाधन है और शोषित वर्ग का शोषण आसानी से हो जाता है। इनके पास क्या है? शासक वर्ग के पास संसाधन है, नीलम के पास संसाधन है। शोषित वर्ग के पास संसाधन है ही नहीं, इसके पास संसाधन नहीं है, इसके पास संसाधन नहीं है। इस कारण शोषित वर्ग का शोषण आसानी से हो जाता है। इसका शोषण बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, बहुत आसान तरीके से।
यह पारस्परिक आश्रितता का संबंध है, परंतु यह आश्रितता संतुलित नहीं होती है। क्यों संतुलित नहीं है? क्योंकि एक उत्पादन के साधनों पर बिल्कुल स्वामित्व रखा है, क्योंकि उसके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन है, और एक के पास संसाधन है ही नहीं है। इस कारण श्रमिक वर्ग का जो शोषण है वह आसानी से पूंजीपति वर्ग कर लेता है। जो शासक वर्ग है वह आसानी से वह शोषण आराम से कर लेता है। राइट? तो यह पारस्परिक आश्रितता का संबंध है, परंतु यह आश्रितता संतुलित नहीं होती है। संसाधन की कमी के कारण शोषित वर्ग ज्यादा आश्रित हो जाता है, क्योंकि उसके पास संसाधन ही नहीं है। शोषित वर्ग के पास, जब शोषित वर्ग के पास संसाधन नहीं है तो शासक वर्ग से आसानी से क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है, क्योंकि आजीविका का इसके पास कोई अन्य स्रोत है ही नहीं है। तो आश्रित होगा, नहीं करेगा तो जाएगा कहां? नहीं करेगा तो जाएगा कहां? इस कारण शोषण आसानी से वह होने भी देगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि संसाधनों की कमी के कारण शोषित वर्ग ज्यादा आश्रित हो जाते हैं। किन पर? शासक वर्ग पर, और उनका शोषण और ज्यादा बढ़ जाता है। मार्क्स के अनुसार आगे मार्क्स कहते हैं कि वर्ग की उत्पत्ति संपत्ति के संचयी से होता है। जो वर्ग जन्म लिया है संपत्ति के संचय से होता है, और इसकी उत्पत्ति निजी संपत्ति की अवधारणा से होती है। मार्क्स आगे कहते हैं कि वर्ग की उत्पत्ति, जो वर्ग जन्म ले रहा है, यह वर्ग कैसे जन्म ले रहा है? वर्ग की उत्पत्ति संपत्ति के संचय से होती है। मार्क्स क्या कहते हैं? वर्ग की उत्पत्ति संपत्ति के संचय से होती है, अर्थात इसकी उत्पत्ति निजी संपत्ति की अवधारणा से होती है। अर्थात जो ये वर्ग जन्म ले रहा है, यह वर्ग कैसे जन्म ले रहा है? निजी संपत्ति की अवधारणा के कारण। कैसे? निजी संपत्ति की अवधारणा के कारण। निजी संपत्ति की अवधारणा के कारण। राइट? तो कार्ल मार्क्स क्या कर रहे हैं कि वर्ग की उत्पत्ति संपत्ति के संचय से होती है, क्योंकि जिसके पास संपत्ति जाती है, शक्ति और सम्मान स्वतः उसके पास चली जाती है। तो जाहिर सी बात है कि निजी संपत्ति की अवधारणा के कारण ही वर्ग की उत्पत्ति होगी। जब तक हम निजी संपत्ति नहीं बनाएंगे, वर्ग का जन्म नहीं होगा। तो निजी संपत्ति, जिसमें कोई बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लिया तो उच्च, फिर मध्यम, निम्न। तो वर्ग की उत्पत्ति संपत्ति के संचय से होती है, अर्थात निजी संपत्ति की अवधारणा के कारण। यह संपत्ति तभी संभव है जब अधिशेष का उत्पादन हो। अर्थात कि यह संपत्ति कब संभव होगा? यह संपत्ति तभी संभव होगा जब अधिशेष का उत्पादन होगा। किसका? अधिशेष का उत्पादन होगा तभी संभव होगा। अर्थात अधिशेष मतलब कि जैसे मान लो कि एक कारखाना है। अब इस कारखाने से क्या हुआ? ये कारखाना है। अब इस कारखाने में क्या काम किया गया? 5 महीने का 5 मंथ का सामान जो है तैयार हो गया। अब 5 महीने तक किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। ये अधिशेष का उत्पादन है। ये क्या है? अधिशेष का उत्पादन है। क्या है? अधिशेष का उत्पादन है।
ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। ये किसका अधिशेष का उत्पादन है, अर्थात कि हमने अपने आजीविका के लिए कई दिनों का एक स्टॉक तैयार किया, भंडार तैयार किया। तो यह संपत्ति तभी संभव होगा जब यह संपत्ति संचय कब संभव होगा, अर्थात कि यह संपत्ति का जो संचय हो रहा है यह कब संभव होगा। तो यह संपत्ति का संचय तभी संभव होगा जब अधिशेष का उत्पादन होगा, है ना। अर्थात कि काफी दिनों तक हमने एक स्टॉक तैयार किया है, भंडार तैयार किया है। फिर मार्क्स आगे करते हैं। मार्क्स के अनुसार प्रारंभिक जो मानव समाज था, मार्क्स आगे कहते हैं कि प्रारंभिक मानव समाज, जो प्रारंभ का मानव समाज था वह कैसा था, वह वर्ग विहीन समाज था, ठीक है, वर्ग विहीन समाज था। यह किसका कहना है, कार्ल मार्क्स का कहना है। उन्होंने इस समाज को आदिम साम्यवादी समाज कहा। ये जो वर्ग विहीन समाज था इसको उन्होंने क्या नाम दिया, आदिम साम्यवादी समाज। तो मार्क्स का कहना है कि प्रारंभ का मानव समाज वर्ग विहीन समाज था और उन्होंने इस समाज को आदिम साम्यवादी समाज कहा। इसमें मनुष्य आखेटक था, इसमें मानव क्या था, मानव आखेटक था। आखेटक का तात्पर्य शिकारी था, जाता था जंगल में, शिकार करता था और खाद्य सामग्रियों का संकलन करता था, खाद्य सामग्री का संकलन करता था। राइट, खाद्य सामग्रियों को क्या करता था, संकलन करता था। लेकिन एक चीज यहां पर नहीं था, अधिशेष का उत्पादन नहीं था, अधिशेष का उत्पादन नहीं था। ये जो मानव उस वक्त का था वह आखेटक था और डेली जाता था, जंगल में पहुंचता था, जानवर को मारता था और परिवार में लाकर सब लोग मिल बांट कर डेली खाते थे, डेली जाता था, डेली शिकार करता था, डेली। ये जो वर्ग विहीन समाज था, यह वर्ग विहीन समाज इसलिए था क्योंकि यहां पर अधिशेष का उत्पादन नहीं था। अभी हमने पिछले में क्या बताया, अभी पिछले में मैंने क्या बताया आप लोगों को, सभी लोग बताएं। अभी मैंने संपत्ति का जो प्रभाव है वह संचयी होता है, मैंने बताया कि नहीं। तो संचय के कारण क्या होता था, जो ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लेता था उसके पास शक्ति और सम्मान स्वतः चले जाते थे, क्योंकि अधिशेष का उत्पादन उस वक्त था, हम कई दिनों का उत्पादन करके रख लेते थे, राइट। लेकिन दोस्तों ये जो प्रारंभ का मानव समाज था ये वर्ग विहीन समाज था। यहां इसको नाम उन्होंने क्या दिया इस समाज को, आदिम साम्यवादी समाज। मनुष्य क्या था, आखेटक था, जंगल में जाता था, शिकार करता था और खाद्य सामग्री को संकलन करता था, डेली जाता था, डेली शिकार करता था, खाता पीता था, अधिशेष का उत्पादन नहीं था। अर्थात कि वह अपने जीविकोपार्जन के लिए 4 या 5 महीने का एक स्टॉक बनाकर नहीं रखता था कि हम भंडार बना ले और अपना चिंता मुक्त हो जाए। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे किसका विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ। क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। अब कृषि का विकास हुआ, जैसे ही कृषि आई यह एक प्रमुख आर्थिक क्रिया बन गई, यह प्रमुख आर्थिक क्रिया बनी। अब कृषि क्या बन गई, एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया बन गई। अब समाज के कुछ सदस्य पूरे समाज के उपभोग के उद्देश्य से खाद्यान्न के उत्पादन में समर्थ हो गए। अर्थात कि समाज के कुछ सदस्य, ये समाज है
अब दोस्तों ये मान लो समाज है, ये आपका क्या है, समाज है। अब इस समाज में कई लोग मौजूद हैं। अब इसमें समाज के कुछ सदस्य, मान लो कि इतने सदस्य मिलकर इस पूरे समाज के लिए क्या कर लिए, उत्पादन करने में सक्षम हो गए। तो समाज के कुछ सदस्य मिलकर पूरे समाज के उपभोग के उद्देश्य से, उपभोग के उद्देश्य से, अब इस पूरे समाज के उपभोग के उद्देश्य से उत्पादन में क्या हो गए, समर्थ हो गए। राइट, अर्थात कि अब ये इतने ही सदस्य मिलकर इस पूरे समाज के लिए क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। किसके लिए, ताकि यह उपभोग कर सके। तो दोस्तों जो समाज के अन्य सदस्य हैं, अर्थात कि ये जो समाज के अन्य सदस्य हैं, ये समाज के अन्य सदस्य हैं, तो समाज के अन्य सदस्य क्या हुए, खाद्यान्न के उत्पादन की प्रक्रिया से मुक्त हो गए। अब ये सदस्य खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करेंगे, ये खाद्यान्न के उत्पादन की प्रक्रिया से मुक्त हो गए, उत्पादन प्रक्रिया से मुक्त है, फ्री है। ठीक है, क्यों फ्री है, क्योंकि समाज के कुछ सदस्य ने मिलकर इनके लिए उत्पादन कर लिया है। ठीक है, मुक्त हो गए। ये समाज के अन्य सदस्य, कुछ सदस्य मिलकर संपूर्ण समाज के उपभोग के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, उपभोग के उद्देश्य से उत्पादन करने में सक्षम हुए। तो जब ये उत्पादन किए तो क्या हुआ, समाज के अन्य सदस्य खाद्यान्न के उत्पादन की प्रक्रिया से मुक्त हो गए, क्योंकि इनके लिए खाद्यान्न का उत्पादन ये वाले सदस्य ने कर दिया है। तो वे अन्य वस्तुओं के उत्पादन करने लगे। अब ये क्या काम करेंगे, ये कुछ ने अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, अन्य वस्तु का उत्पादन करने लगे। राइट, अब ये अन्य वस्तु का उत्पादन करने लगे। अब इसमें दोस्तों जो ज्यादा सक्षम था उन्होंने ज्यादा उत्पादन किया। अब इसमें जो ज्यादा सक्षम था, जिसके पास ज्यादा ताकत थी, उसने क्या काम किया, ज्यादा उत्पादन किया। और संपत्ति जो थी वो संचयी होती है, तो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति संचय किया, अंदर किया, और अन्य सदस्य पिछड़ते चले गए। समझिए कि इसमें जो ज्यादा सक्षम था, जो ज्यादा सक्षम था, उसने क्या काम किया, खूब ढेर सारा ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया, और ज्यादा से ज्यादा इसने संपत्ति का संचय भी किया। अन्य सदस्य पिछड़ गए। इसके कारण वर्ग विभाजन देखा गया। इसके कारण क्या देखा गया, वर्ग विभाजन देखने को मिला। कैसे वर्ग विभाजन हुआ भाई, समाज के कुछ सदस्य इस संपूर्ण समाज के उपभोग के उद्देश्य से उत्पादन करने में सक्षम हो गए। अब ये उत्पादन करने लगे, तो भाई अन्य सदस्य समाज के अन्य सदस्य अब खाद्यान्न के उत्पादन से मुक्त हो गए, क्योंकि उनके उपभोग के लिए, खाद्यान्न के लिए ये कुछ ही सदस्य मिलकर क्या काम कर रहे हैं, उत्पादन करने में सक्षम हो गए। तो ये जो अन्य सदस्य हैं, अब ये अन्य वस्तु का उत्पादन करेंगे। अब अन्य वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो इसमें जो ज्यादा, अब अन्य वस्तुओं को उत्पादन करने लगे, तो इससे एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई, विनिमय प्रक्रिया। विनिमय प्रक्रिया याद रखना, क्या स्टार्ट हुई, विनिमय प्रक्रिया। विनिमय अर्थात की लेन देन। ठीक है, लेन देन अर्थात कि इसको जरूरत पड़ेगी कुछ सदस्य को तो इसके पास जाएगा, इसको खाद्यान्न के लिए इसके पास जाना होगा, लेन देन।
अब इस लेन देन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लेकिन दोस्तों इन दोनों में जो ज्यादा सक्षम था, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया एवं ज्यादा से ज्यादा संपत्ति का संचय किया। अन्य सदस्य पिछड़ते गए। क्यों? क्योंकि वो कम सक्षम थे, कम उत्पादन किए और कम से कम संपत्ति का संचय कर पाए। अब इससे वर्ग विभाजन अपना जन्म लेता दिखाई देता है। इसके उपरांत क्या हुआ? इसके उपरांत जितने भी समाज देखे गए सभी स्तरीकृत समाज रहे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? इसके कारण क्या हुआ? वर्ग विभाजन देखा गया और इसके उपरांत जितने भी समाज देखे गए वह सभी के सभी कैसे समाज रहे? स्तरीकृत समाज रहे। इसके बाद ठीक है, सभी समाज स्तरीकृत के रूप में देखने को मिले। इस समाज में, आदिम साम्यवादी समाज में, वर्ग विहीन समाज था। कृषि जैसे आर्थिक क्रिया बनी। क्या हुआ कि कुछ सदस्य जो है वह संपूर्ण समाज के उपभोग के उद्देश्य से खाद्यान्न का उत्पादन करने लगे और इसमें अब जो अन्य सदस्य थे वो खाद्यान्न के उत्पादन से मुक्त हुए तो वह अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। एक विनिमय की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब क्या हुआ? जिसके जो ज्यादा सक्षम था उसने ज्यादा से ज्यादा संपत्ति का संचय किया। अब भाई जो ज्यादा सक्षम था वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति का संचय किया क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया और इसमें अन्य सदस्य पिछड़ते गए। वो क्यों पिछड़े? क्योंकि उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, ज्यादा सक्षम नहीं थे, कम उत्पादन किए और वह पिछड़ गए। इससे वर्ग विभाजन उत्पन्न हुआ। इसके उपरांत जितने भी समाज देखे गए वह स्तरीकृत समाज देखने को मिले। अब आते हैं कैसे स्तरीकृत समाज। तो प्राचीन समाज में ठीक है, तो जो आपका प्राचीन समाज था वह किस में विभाजित रहा? तो मालिक एवं दास में। मालिक एवं दास में क्या हुआ? विभाजित रहा। अब सामंती समाज जो था वह सामंतों एवं कृषि दासों में विभाजित रहा। जो सामंती समाज था वह सामंत एवं कृषि दास में विभाजित रहा। अभी हमने आपको क्या बताया कि जब वर्ग विभाजन देखने को मिला तो इसके उपरांत जितने भी समाज वह कैसे रहे? स्तरीकृत समाज रहे। अब प्राचीन समाज मालिक एवं दास में विभाजित रहा और सामंती समाज सामंतों एवं कृषि दासों में विभाजित रहा। राइट? और पूंजीवादी समाज किसमें? कमेंट। तो पूंजीवादी समाज पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग में विभाजित रहा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या जाना कि यहां पर तो कोई वर्ग विहीन समाज था। ठीक है, आदिम साम्यवादी समाज वर्ग विहीन समाज था। ठीक है, वर्ग विहीन। लेकिन कृषि प्रमुख आर्थिक क्रिया बनी तो फिर उसके बाद जितने भी समाज हुए वह स्तरीकृत समाज हुए। जैसे प्राचीन समाज मालिक एवं दास में, सामंती समाज सामंतों एवं कृषि दास में और पूंजीवादी समाज पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग में विभाजित रहा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है, कोई भी समस्या हो। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको उत्पन्न हुई है तो आप कमेंट करिए, आपके सारे समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। अब आगे की प्रक्रियाएं हम और बताते हैं फिर पूरा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको उत्पन्न तो नहीं हुई है? अगर हुई है तो आप बताते चलिए। ठीक है, हम थोड़ी देर वेट कर ले रहे हैं क्योंकि एक लंबा क्लास रहा है ना।
कोई भी किसी को समस्या हो तो वो कमेंट करे, ठीक है, कोई भी समस्या, तो आगे की हम चर्चा आप लोगों से करेंगे। किसी को कोई समस्या तो चला जाए। चल अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब ये जो पूंजीवादी समाज में भी आप लोग देखा कि एक पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में यह विभाजित रहा, स्तरीकृत यहां पर भी देखने को मिला। अब इस पूंजीवादी समाज को कौन प्रतिस्थापित करेगा? तो इस पूंजीवादी समाज को साम्यवादी समाज प्रतिस्थापित कर देगा, खत्म कर देगा, हटा देगा, ठीक है। और यह जो साम्यवादी समाज है यह समता मूलक समाज होगा और यह वर्ग विहीन समाज होगा, जो कि पुनः एक कैसा समाज होगा? वर्ग विहीन समाज होगा। यह टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब इसकी आलोचना आपको बता देते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, पूरा आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। जो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में उनके जो विचार थे वह पूरे के पूरे यहां पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो प्रारंभ में आप तो इसी कारण हमने क्या क्या आप लोगों को ले गया? आदिम साम्यवादी समाज में वर्ग विहीन समाज था, बिल्कुल वर्ग विहीन। फिर उसके बाद कृषि का आविष्कार हुआ, प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि बनी, कुछ सदस्य संपूर्ण समाज के लिए क्या करने लगे? उपभोग के उद्देश्य से उत्पादन करने लगे। अब इसमें अन्य सदस्य अन्य आर्थिक क्रिया से जुड़े। अब इससे एक विनिमय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिनके पास जो ज्यादा सक्षम थे उन्होंने ज्यादा उत्पादन किया और ज्यादा से ज्यादा संपत्ति का संचय किया, और इससे कुछ अन्य सदस्य पिछड़ते चले गए। जिनके पास, वो इसलिए पिछड़े क्योंकि वो सक्षम नहीं थे, वो कम से कम उत्पादन कर पाए और कम से कम संपत्ति का संचय कर पाए, राइट। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद जितने भी समाज हुए वह एक स्तरीकृत समाज हुए। वह प्राचीन समाज को ले लीजिए, मालिक एवं दासों में विभाजित, सामंती समाज सामंतों एवं कृषि दासों में विभाजित, पूंजीवादी समाज पूंजीपति और श्रमिक में। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं पूंजीवादी समाज को एक साम्यवादी समाज क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, और यह एक समता मूलक समाज होगा और कोई वर्ग विहीन नहीं, मतलब कि कोई वर्ग ही नहीं रहेगा, सब कुछ समान समता पर आधारित होगा, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब आलोचना इनका जानना अत्यंत आवश्यक है। आलोचना, तो भैया आलोचना में सबसे पहले स्तरीकरण के संदर्भ में मार्क्सवादी विचारधारा की आलोचना पुनः इसके किस कारण होती है? आर्थिक निर्धारणवाद के कारण होती है। कार्ल मार्क्स जो है वह आर्थिक निर्धारणवाद से ग्रसित है। मार्क्स के विचारों का खंडन करते हुए वेबर ने कहा कि आर्थिक असमानता स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार तो है, अर्थात कि जो आर्थिक असमानता है, कार्ल मार्क्स क्या कहे हैं? कार्ल मार्क्स एकमात्र आधार कहा है, स्तरीकरण का एकमात्र आधार कौन है? आर्थिक क्रिया है, अर्थात कि आर्थिक असमानता है, अर्थात कि जो आर्थिक असमानता है वह स्तरीकरण का एकमात्र आधार कार्ल मार्क्स ने कहा। लेकिन मार्क्स के विचारों का खंडन करते हुए वेबर ने कहा कि आर्थिक असमानता स्तरीकरण का एक प्रमुख आधार तो है, एक आधार है, परंतु स्तरीकरण का एकमात्र आधार बिल्कुल भी नहीं है। ये वेबर का कहना है। वेबर ने कहा, वेबर ने स्तरीकरण के 3 पक्षीय सिद्धांत दिए। वेबर ने स्तरीकरण के संदर्भ में 3 पक्षीय सिद्धांत दिया, ठीक है। तो दोस्तों जो कार्ल मार्क्स है, स्तरीकरण के संदर्भ में जो उन्होंने विचारधाराएं दी, उनकी आलोचना उनके आर्थिक निर्धारणवाद के कारण, वो आर्थिक निर्धारणवाद से ग्रसित थे। वो
किसी और दूसरे कारण को मानते ही नहीं थे, सिर्फ एकमात्र कारण को देखते थे, आर्थिक कारण। मार्क्स के विचारों का खंडन करते हुए वेबर ने कहा कि हाँ, मैं मान रहा हूं कार्ल मार्क्स साहब, आर्थिक असमानता स्तरीकरण का एक आधार है, परंतु ये जो कह रहे हैं एकमात्र आधार, ये नहीं है, ये गलत आप कर रहे हो। देखिए, हम बता रहे हैं, देखिए। तो वेबर ने कहा कि स्तरीकरण के 3 पक्षीय सिद्धांत दिया और उन्होंने उन्होंने कहा कि वर्ग विभाजन के साथ साथ परिस्थिति एवं शक्ति भी स्तरीकरण के एक अन्य प्रमुख आधार है। अर्थात कि आर्थिक असमानता किसको जन्म दिया? वर्ग विभाजन को दिया। तो एक आर्थिक असमानता, ठीक है। वेबर ने स्तरीकरण के 3 पक्षीय सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि आपके वर्ग विभाजन के साथ साथ परिस्थिति एवं शक्ति, परिस्थिति और शक्ति, यह भी स्तरीकरण के आधार में आएंगे। ठीक है, आर्थिक असमानता में वर्ग विभाजन भी लिख लीजिए ब्रैकेट में। ये वेबर के 3 पक्षीय सिद्धांत, उन्होंने आलोचना की कार्ल मार्क्स के अवधारणा का और कहा कि जो वर्ग विभाजन है कार्ल मार्क्स साहब, मैं उसको मान लेता हूं, लेकिन उसके उसके साथ साथ परिस्थिति एवं शक्ति भी स्तरीकरण के आधार में आएंगे। भाई, परिस्थिति, जिसके पास मान सम्मान प्रतिष्ठा ज्यादा है वह उच्च में होगा, जिसके पास कम है वो निम्न। जैसे ब्राह्मण उच्च में और जो शूद्र है वह निम्न में आ गया। शक्ति, जिसके पास पावर ज्यादा है वह, जैसे राजनेता, पावर ज्यादा है वो ज्यादा पावरफुल, जिसके पास कम है वो कमजोर। ठीक है, तो यह जो कार्ल मार्क्स ने, वेबर ने कहा आगे कि परिस्थिति समूह की उत्पत्ति प्रतिष्ठा एवं सम्मान के असमान वितरण से होती है। जो परिस्थिति उत्पन्न होती है वह क्या है कि प्रतिष्ठा अथवा सम्मान के असमान वितरण। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में क्या देख रहे हैं आप? उसमें क्या हो रहा है? उसमें प्रतिष्ठा और सम्मान का एक असमान वितरण है। ब्राह्मण इस कारण उच्च हो गया और शूद्र बेचारा निम्न हो गया। ऐसे कैसे हो गया? है ना? तो समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो ये प्रक्रिया है। अब दोस्तों, समाज में जो ज्यादा सम्मान प्राप्त करता है वह उच्च स्थान में प्राप्त कर लेता है, जिसके पास ज्यादा सम्मान है उच्च स्थान। इसी प्रकार समाज में जो सदस्य राजनैतिक रूप से सशक्त होते हैं वह उच्च स्थान पर आ जाते हैं। अब जिसमें जो राजनैतिक रूप से ज्यादा सशक्त है वह उच्च स्थान पर आ जाता है। तो इस प्रकार वेबर ने मार्क्स के पूंजीवादी समाज के स्तरीकरण का जो प्रारूप प्रस्तुत किया वह एक अत्यंत सरलीकरण है। ठीक है, तो यह वेबर ने इस आधार पर कार्ल मार्क्स के विचारों का बहुत जोर शोर तरीके से खंडन किया कि देखिए साहब, एकमात्र जो आप आधार दे रहे हो ये गलत है। इसके अलावा भी 2 आधार मौजूद है स्तरीकरण के, वह है परिस्थिति और शक्ति भी। और जिसके पास ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा होता है वह उच्च पे आ जाता है, जिसके पास कम वह निम्न में हो जाता है। जो राजनीतिक रूप से सशक्त है वो ज्यादा उच्च पे आ जाते हैं, जो कमजोर है वो कमजोर में आ जाते हैं। राइट, तो यहीं पर ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। राइट, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, वो कमेंट कर सकता है। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।